लद्दाख के अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी पीपल लिबरेशन आर्मी की मूवमेंट को स्पॉट करने के बाद एसएसबी और आईटीबीपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए चाइनीज एम्बेसी की तरफ से पैसा बांटा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए सभी मेजर देश अभी भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। वीएमएल को अभी इंडियन आर्मी के लिए लगभग 330 नए ट्रक्स को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल चुकी है। भारत की तरफ से पबजी और 117 चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी इस बात को सपोर्ट किया गया है। राजनाथ सिंह जी के रशिया विजिट के दौरान 2 मेजर डिफेंस डील को लेकर बातचीत होने वाली है। अभी रशिया से खरीदे जाने वाले नए MiG-29 में क्या खास बात होने वाली है? पाकिस्तान के F-16 के ऊपर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से किस वजह से नजर रखा जा रहा है और क्या पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से भारत पर हमला करने की तैयारी किया जा रहा है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सबको ये बात पता होगा कि भारत अभी रशिया से 21 MiG-29 को खरीदने वाला है। इनको खरीदने के लिए पहले ही रशिया के साथ बातचीत किया जा रहा था, लेकिन अभी इमरजेंसी बेसिस पर इनको खरीदने के लिए रशिया के साथ डील को फाइनल कर दिया गया है। अब ये जो MiG-29 है, इनकी एयरफ्रेम तो MiG-29A वेरिएंट की है, यानी कि काफी पुराने हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है और ये एकदम नई कंडीशन में है। इनको अभी रशिया की तरफ से UPG स्टैंडर्ड, जो कि MiG-29 का अब तक का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है, उस स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके भारत को दिया जाएगा। लेकिन अभी भारत की तरफ से इसमें कुछ और चीजें ऐड करने के लिए प्लान किया गया है और अब इसमें भारत की तरफ से जूक एमी रडार के बदले जूक एम रडार का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, जो कि एक ऐसा रडार है। और अभी जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के गस्त पर आएंगे, तब ये प्रस्ताव भारत की तरफ से रशिया को ऑफिशियली दिया जाएगा। अभी हमारे MiG-29 UPG में जूक एमी रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 120 किलोमीटर की दूरी से 5 मीटर स्क्वायर की टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और ये एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से VVR रेंज में 4 के साथ एंगेज हो सकता है। लेकिन जूक एम रडार की बात करें तो ये जूक सीरीज का अब तक का सबसे एडवांस रडार है और MiG-29 में लगने वाली इस नए रडार में लगभग 1000 के आसपास TR मॉड्यूल मौजूद हैं, जो कि एक ही बार में 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 6 के साथ एक ही बार में एंगेज हो सकता है। इसकी सर्च रेंज भी लगभग 250 किलोमीटर है और इसकी परफॉर्मेंस जूक सीरीज की बाकी सभी रडार्स के मुकाबले लगभग 50% ज्यादा बेहतर है। और MiG-35 में भी रशिया की तरफ से अभी इसी रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको हमारे सुपर सुखोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम में भी शामिल करने का फैसला किया गया था, लेकिन सुखोई के लिए इसकी रेंज और भी ज्यादा होगी, क्योंकि सुखोई की जो रडार होने वाली है उसकी पीक पावर MiG के मुकाबले काफी ज्यादा होगा और लगभग 15 वाट की चैनल के साथ इसका रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है। और साथ ही सुखोई के लिए इसमें और भी ज्यादा TR मॉड्यूल हो सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की F-16 को लेके है। पिछले साल जब इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच डॉग फाइट हुआ था और इंडियन एयरफोर्स के एक MiG-21 ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को मार गिराया था, बाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक दूसरी F-16 ने इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 को मार गिराया था। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर दोनों के बीच मतभेद चल रहे हैं, लेकिन जब से यह हादसा हुआ है तब से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाकिस्तानी एयरफोर्स की F-16 के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि उस दौरान पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट के साथ किए गए एग्रीमेंट का उल्लंघन किया था और F-16 को भारत के खिलाफ ऑफेंसिव ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए डिप्लॉय किया था। इसके बारे में अभी यूनाइटेड स्टेट की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के बारे में कवर कर रहे एक वेबसाइट की तरफ से बताया गया है कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाकिस्तान को 1981 में 40 F-16 को ऑफर किया गया था और उसके बाद कई बैच में पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट से एडिशनल F-16 को भी खरीदा था। अभी तक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 के ऊपर लगभग $3 बिलियन खर्च किया जा चुका है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इनका इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ ही करे। और F-16 की डाटा को सिक्योर रखने के लिए अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी टेक्निकल टीम को भी पाकिस्तान की शाहबाज और मुसाफा एयरबेस में डिप्लॉय किया गया, जहां पर F-16 को तैनात किया जाता है। इस टीम में यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के 4 से 5 ऑफिसर होने के साथ साथ 30 कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल होते हैं, जो कि लगातार F-16 के ऊपर नजर रखते हैं ताकि पाकिस्तान इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कर पाए, यानी कि इनमें कोई दूसरा अनयूजुअल मॉडिफिकेशन ना कर पाए। यहाँ तक कि इनको JF-17 से भी दूर रखा जाता है, क्योंकि
यूनाइटेड स्टेट को डर है कि पाकिस्तान के जरिए चाइना F-16 की टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकता है। और अभी हालांकि यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान के ऊपर कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पहले भी F-16 को यूएस के द्वारा अप्रूव किए गए एयरवेज के अलावा दूसरे एयरवेज में ऑपरेट किया जा चुका है। और इसी बात को लेकर यूनाइटेड स्टेट बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब ये बात यूएस की तरफ से सीधी तौर पर तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन तब से पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 के ऊपर यूएस की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक 29 अगस्त से अभी तक चाइना की तरफ से 3 बार स्टेटस को बदलने की कोशिश की जा चुकी है, जिसको इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया है। इंडियन आर्मी का कहना है कि हम सिर्फ अपनी डिफेंसिव पोजीशन को बनाए रखे हुए हैं और किसी भी चाइनीज एक्टिविटी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चाइना की तरफ से अभी बार बार स्टेटस को बदलने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी चाइना की तरफ से लद्दाख में नए फ्रंट्स को भी खोलने की कोशिश किया जा रहा है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में इंडियन आर्मी की पोजीशन अभी काफी मजबूत है, लेकिन लद्दाख के अलावा अभी हमारे ईस्ट साइड में भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि डोकलम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साइड में भी चाइना की मूवमेंट को देखे गए हैं और हो सकता है चाइना अभी उस तरफ भी एक और फ्रंट खोलने की कोशिश कर सकता है। तपीर गांव, जो कि अरुणाचल प्रदेश के MP है, उन्होंने बताया कि चाइना की आर्मी वालंग और छगलागाम एरिया में रेगुलर अपनी प्रेजेंस को बनाए रखते हैं, लेकिन अभी ये मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसे वो अपना क्लेम करते हैं, जबकि असल में तिब्बत ने कभी ये क्लेम नहीं किया था कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है और ना ही तिब्बत कभी चाइना का हिस्सा था। इसी वजह से अभी इंडियन आर्मी को अरुणाचल प्रदेश की ईस्ट साइड में तैनात किया जा रहा है। वहीं पर डोकलम के पास भी काफी सारे चाइनीज एक्टिविटी को देखा गया, जिस वजह से ITBP और SSB को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगला अपडेट VML को लेके है। VML को अभी इंडियन आर्मी के लिए 330 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 842 करोड़ है, जिसके अंदर इंडियन आर्मी के लिए हाई मोबिलिटी ट्रक्स को खरीदा जाएगा। 1 या 2 दिन पहले ही आपने सुना होगा, इंडियन आर्मी के लिए एडिशनल 6 पिनाका रेजिमेंट को खरीदने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2 इंडियन प्राइवेट कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 5000 करोड़ की थी। और अभी जो कॉन्ट्रैक्ट VML के साथ साइन किया गया है, इसमें जो ट्रक्स खरीदे जाएंगे उनको उन्हीं पिनाका रॉकेट्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये ट्रक्स स्पेशली ऑफ रोड टाइप के ट्रक्स होने वाले, जिनको पहाड़ी इलाकों में या फिर रेगिस्तान में इजीली ऑपरेट किया जा सकेगा। अभी VML को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ये हमारी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को भी सपोर्ट करने वाला है और इन 330 ट्रक्स को अभी आने वाले 3 सालों के अंदर ही सप्लाई किया जाएगा और अब इन सभी ट्रकों को VML की केरला बेस्ड फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब जरा PUBG बैन को लेके बात कर लेते हैं। कल से ये बात काफी चर्चा में आ चुकी है, जब से भारत की तरफ से 118 चाइनीज ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। इनमें से बाकी 117 को कोई पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन PUBG के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि PUBG का मार्केट भारत में काफी बड़ा था और अभी जितने भी गेमिंग चैनल आप लोग देख रहे हैं, क्यारी और बाकी कुछ गिने चुने चैनल को छोड़ के बाकी सभी चैनल इसी गेम की वजह से फेमस हुए थे और इंटरनेशनल लेवल में उनमें से कुछ ने भारत को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। अब इसके बैन होने के बाद चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से काफी शार्प रिस्पांस दिया गया है कि इसे सिर्फ भारत की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है और अभी तक भारत की तरफ से सिक्योरिटी इशू और प्राइवेसी इशू की वजह से लगभग 224 चाइनीज ऐप्स को बैन किया जा चुका है। लेकिन भारत की स्टेप को लेकर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत का समर्थन किया गया है और यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी केथ कराच ने बताया है कि सभी स्वतंत्र देशों का क्लीन नेटवर्क का हक है और अभी भारत ने जो स्टेप लिया है इसे हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी एक क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम को इशू किया गया है, जिसमें वो यूनाइटेड स्टेट की सिटीजन्स की सेफ्टी और प्राइवेसी इशू को लेकर स्टडी करने वाले हैं और यूएस भी जल्दी ही चाइनीज ऐप्स को बैन करना शुरू कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट को अभी संदेह है कि इन चाइनीज ऐप्स की तरफ से इलीगली अपने यूजर्स की डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको बाद में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ शेयर किया जाता है और इसी बात को लेकर अभी भारत ने चाइनीज ऐप्स को बैन करना शुरू किया था। अब PUBG बैन होने के बाद मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग दुखी होंगे, स्पेशली सिंगल लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और जिन्होंने UC खरीदा था वो लोग काफ़ी दुखी हैं। और मुझे कुछ सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि मेरा इस पर पर्सनल ओपिनियन क्या है। देखिए, मैंने भी UC खरीदा था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना रॉयल फास्ट खरीदने के लिए ज़रूरी होता है उतना खरीदा था। पर पिछले 1 साल से मैंने ये गेम खेलना छोड़ दिया था। जब से मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन टूट गया तब से मैंने इसको खेलना छोड़ दिया था, तो काफ़ी पहले से मैं इससे दूर हो चुका था, तो अभी इसके बैन होने से मुझे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके है। तो अभी एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया के विजिट पर गए हुए हैं।
एससीओ समिट के दौरान वो अपने रशियन काउंटरपार्ट के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं और दोनों देशों के बीच पेंडिंग पड़े हुए डिफेंस डील को लेकर भी इसी दौरान बातचीत होने वाली है। अब एससीओ की बात करें तो इसमें भारत और रशिया के अलावा चाइना, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल है। लेकिन राजनाथ सिंह जी की इस विजिट के दौरान वो अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ कोई बातचीत करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, ये क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि रशिया कोशिश कर रहा है कि भारत और चाइना के बीच बढ़ रही तनाव को कम कर सके, लेकिन शायद ही राजनाथ सिंह जी की रशिया विजिट के दौरान वो अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ कोई बायलैटरल इशू को लेकर यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। पर रशिया के साथ अभी 2 मेजर डील को लेकर बातचीत होने वाली है। उनमें से पहले तो हमारी S-400 डील होगी, जिसमें रशिया को अभी इनकी डिलीवरी को जल्दी करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा, और दूसरे तरफ AK-203 राइफल को लेके भी बातचीत होने वाली है, क्योंकि 2 दिन पहले इसकी प्राइसिंग को लेके जो मतभेद था उसको सॉल्व किया जा चुका है और दिसंबर तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को शुरू करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है और यहाँ पर हम चाइना की कुछ घटिया हरकतों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर में भारत के साथ चल रही फेसअप के दौरान चाइना की तरफ से नेपाल में भी भारत के साथ एक और फ्रंट खोलने की कोशिश किया जा रहा है, और ये कोई फुल फ्रंट नहीं बल्कि हाफ फ्रंट होने वाली है, जिसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी नेपाल के कुछ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग किया जा रहा है और बदले में वो अभी भारत और नेपाल के बॉर्डर में आके प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया था कि चाइना की तरफ से अभी नेपाल के कुछ एनजीओ को फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि ये स्टडी कर रहे हैं कि किस वजह से नेपाल के गुरखा इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं और भारत के साथ नेपाल किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक लेवल में जुड़ा हुआ है। और कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी नेपाल के लोगों को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से रोकना चाहता है। अभी लिपुलेख को लेके भी भारत और नेपाल के बीच थोड़े मतभेद चल रहे हैं, और इसी दौरान नेपाल में चाइना की जो एम्बेसी है वो अभी कुछ संगठनों को लगभग 2.5 करोड़ रुपए बांट चुकी है, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर में आके प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और ये अभी भारत और नेपाल की संपर्क को और खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो कि पहले से ही केपी ओली की वजह से थोड़े खराब हो गए हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से है। तो आज बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट करके बताया है कि तिब्बत में अभी चाइना की तरफ से काफी ज्यादा मात्रा में अपनी सुखोई ओरिजिन फाइटर जेट को डिप्लॉय किया गया है, जिसमें रशियन ओरिजिन सुखोई के साथ साथ उसके चाइनीज कॉपी भी शामिल है। पहले ये खबर भी सामने आई थी कि चाइना अपनी तिब्बत के एयरबेसेस में अपनी फाइटर जेट की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है। इसके बाद 2-3 दिन पहले ये खबर आया था कि होटान में अभी चाइना की तरफ से 8 J-20 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया है। इन सब बातों को देखकर स्वामी जी ने ये वार्निंग दिया है कि चाइना अभी भारत के ऊपर हमला करने की फिराक में है और इसके लिए भारत को अभी पूर्ण रूप से तैयार रहने की जरूरत है। इसी दौरान हमारे आर्मी और एयरफोर्स के चीफ भी एक दिन पहले ही चाइना से लगे हुए हमारे सभी बॉर्डर एरिया के एयरबेसेस और आर्मी बेसेस की प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए गए हुए हैं। कल इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया जी ने हमारी ईस्टर्न कमांड की विजिट पर गए थे, जो कि शिलोंग में है, लेकिन वो वहां से किस किस एयरबेस में गए थे इस बात को सीक्रेट रखा गया है। इससे पहले भी वो लद्दाख की विजिट पर जा चुके हैं, जहां पर हमारे फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट जैसे कि सुखोई, मिराज और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट तैनात है। वहीं पर आज इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नारावने जी भी लद्दाख के दौरे पर गए हुए हैं। अगला अपडेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर है। आप सब ये बात जानते हैं कि भारत अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबरशिप को हासिल करना चाहता है, लेकिन अभी सिर्फ चाइना की वजह से भारत परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो बार बार अपनी वीटो का इस्तेमाल करके भारत की मेंबरशिप को रोक रहा है, जबकि भारत की परमानेंट मेंबरशिप को अभी सभी मेजर पावर सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 74 सेशन के दौरान भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ नए रिफॉर्म लाने का प्रस्ताव दिया गया था, क्योंकि भारत का कहना है कि सिर्फ कुछ गिने चुने देशों की वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर भारत का इशारा चाइना की तरफ था। अब भारत की इसी बात को समर्थन करते हुए फ्रांस की तरफ से डायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है और फ्रांस अभी भारत की परमानेंट मेंबरशिप को फुल सपोर्ट कर रहा है। भारत के साथ साथ ब्राजील, जापान और जर्मनी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने के लिए समर्थन कर रहे हैं। वहीं पर अभी पाकिस्तान की तरफ से 4 इंडियन सिटीजन, जिनका नाम अंगारा अप्पाजी, गोविंद पटनायक, अजय मिस्त्री और वेणु माधव डोगरा है, उनको यूनाइटेड नेशन की आतंकवादियों के लिस्ट में ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, यूके और बेल्जियम की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। पहले भी पाकिस्तान की तरफ से जून या जुलाई में भी इसी तरीके की कोशिश किया गया था, जिसे सबसे पहले यूएस की तरफ से ब्लॉक किया गया था और उसके बाद फ्रांस की तरफ से और बाकी सारी देशों की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।